हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है, यहाँ पर इसका फंक्शन क्या होता है, माइटोसोम्स क्या होते हैं, हाइड्रोजनोसोम क्या होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इस वीडियो में समझेंगे कि प्रोटीन टारगेटिंग कैसे होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो किसने दी थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, इट इज इट इज कॉइंड बाय सी बेंडा। सी बेंडा जो है साइंटिस्ट, इन्होंने जो है माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दी थी। अब अगर आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कैसी है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो कि सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें ये ऑर्गेनल देखने को मिलती है। जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो एक सेल के अंदर जो है वो जो है बहुत ज़्यादा जो है वेरी करता है। हो सकता है कि एक सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया हो, और हो सकता है कि एक सेल के अंदर 10,000 माइटोकॉन्ड्रिया हो किसी स्पेशलाइज सेल के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो नंबर है वो इनॉर्मसली वेरी करता है। सो इट्स नंबर वेरीज एनॉर्मसली। तो इसका जो नंबर है वो इनॉर्मसली वेरी करता है। अब आगे बात करते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक उसकी शेप कैसी होती है? तो ये एलिप्सॉइड शेप होती है। एलिप्सॉइड यानी कि ओवल शेप्ड, राउंडेड, रोड लाइक शेप होती है इसकी। ठीक है, तो शेप कैसी है इसकी? एलिप्सॉइड। और एलिप्सॉइड शेप का मतलब ओवल। ओवल शेप जो है हमें इसकी देखने को मिलती है, ओवल शेप, राउंडेड, रोड लाइक शेप। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर हमें आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी, आउटर मेम्ब्रेन जो है उसे हम कहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओ एम एम। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करें, या फिर हम इसे लिखते हैं ओ एम एम, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ये परमेबल होती है किस किस के लिए? ऑक्सीजन के लिए, पायरुवेट के लिए, एटीपी के लिए, और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो ये परमेबल फॉर ऑक्सीजन, पायरुवेट, देन एटीपी, एंड कुछ अदर जो है अदर मॉलिक्यूल्स, तो हम एटसेट्रा लिख देंगे यहाँ पर। अब आगे समझते हैं इस प्रोसेस को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। तो इसकी जो थिकनेस है वो अराउंड 40 जो है एंगस्ट्रॉम हमें देखने को मिलती है, इसकी जो थिकनेस होती है। सो थिकनेस जो है इसकी होती है 40 एंगस्ट्रॉम। ओके, आगे बात करें। तो जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये जो है रिलेटिवली सिंपल फोस्फोलिपिड बाइलर की होती है। कैसी होती है? सिंपल फोस्फोलिपिड बाइलर होती है ये। और ये करती है एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जिसका नाम होता है पोरिन। तो पोरिन क्या करता है? ये 10 किलो डाल्टन तक के साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है मेम्ब्रेन के अंदर जो है प्रोवाइड करने का, या फिर हम कह सकते हैं एक चैनल की तरह फॉर्मेशन करते हैं। सो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ये कंटेन्स पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन जो है ये कंटेन करती है, जो कि चैनल फॉर्मेशन करता है, और अराउंड 10 किलो डाल्टन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, 10 किलो डाल्टन के साइज तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें जो है एंटर करवा सकता है। अब बात करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ट्यूबुलर फोल्ड्स जो है, इन्वेजिनेशन जो है हमें देखने को मिलती है, और उन इन्वेजिनेशन को हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, तो बात करते हैं हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इन्वेजिनेशन। और ये जो इन्वेजिनेशन है ये क्या करती है? इस इन्वेजिनेशन को हमने क्या नाम दिया? क्रिस्टी। ओके, इसे हमने कहा क्रिस्टी। ठीक है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये क्रिस्टी को फॉर्म करती है, और जिसको क्रिस्टी जो है उसे कवर किया जाता है टाइनी स्टोक्ड पार्टिकल से, और इन स्टोक्ड पार्टिकल्स को कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स। ठीक है, तो क्रिस्टी जो है इसे कवर्ड बाय यहाँ पर हमने जो टर्म यूज करी, कवर्ड बाय स्टोक्ड पार्टिकल्स, स्टोक्ड पार्टिकल्स। और इन स्टोक्ड पार्टिकल्स को क्या कहा गया फिर?
अनस्टॉक्ड पार्टिकल को कहा गया इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स, इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स। ओके, अब आगे समझते हैं। सो जो इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स हैं, ये जो है नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका जो हेड है, मतलब बेसिकली इनका जो स्फीयर्स होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स होते हैं, इनका हेड होता है, और वो हेड जो है वो उसका नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इनका जो अदर पार्ट होता है वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। तो इस हमने समझ लिया अब इनर मेम्ब्रेन स्फीयर को। ये जो है एक प्रोटीन को कंटेन करते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है कंटेन F1 प्रोटीन, ये जो है F1 प्रोटीन को कंटेन करते हैं, और F1 प्रोटीन को कंटेन करते हैं, और साथ ही साथ जो F1 प्रोटीन है वो अटैच किसके साथ होता है, अटैच्ड टू F नोट या फिर F0 प्रोटीन। तो यहाँ पर बात हो रही है ATP सिंथेज की। किसकी बात हो रही है, ATP सिंथेज की बात हो रही है, जो ATP की सिंथेसिस होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, राइट। अब आगे समझते हैं। सो ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो कंटेन करती है, जिससे प्रोटोन का जो है ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है, और उस प्रोटोन ग्रेडियंट की वजह से जो है ATP की फॉर्मेशन होती है, जो F नोट और F1 प्रोटीन की बात की गई है यहाँ पर। तो ये जो है ATP प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ATP प्रोडक्शन, ठीक है। और जो ATP प्रोडक्शन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से जो है ATP प्रोडक्शन हुआ है। ATP प्रोडक्शन की वजह से ही इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये पावर हाउस है, ये ATP प्रोडक्शन करने का काम कर रही है। और यहाँ पर भी जो थिकनेस है वो सेम है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरह। ओके, अब बात करते हैं कि जो स्पेस होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, उसका जो साइज होता है वो होता है अराउंड 70 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैट्रिक्स को समझते हैं। मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो है जो वॉल्यूम एनक्लोज करती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स क्या है, वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जिस वॉल्यूम को जो है एनक्लोज करने का काम करती है उसे कहा गया मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो है वो क्या क्या कंटेन करता है, तो मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स को जो है कंटेन करता है। सो ये एंजाइम्स कंटेन करता है। एंजाइम्स किस तरीके के एंजाइम्स, जैसे कि TCA साइकिल के जो एंजाइम्स हैं, राइट, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं, तो उसके एंजाइम्स को जो है ये कंटेन करता है, एंजाइम्स फॉर TCA साइकिल। मेनली TCA साइकिल के होते हैं, अदर एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन मेनली जो है यहाँ पर वो TCA साइकिल के जो है एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद यह जो है राइबोसोम भी जो है कंटेन करता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कौन से, 70S राइबोसोम्स। 70S क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपने खुद के राइबोसोम्स भी कंटेन करती है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, और ये अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल DNA भी जो है कैरी करती है, ठीक है। तो इसके पास जो राइबोसोम्स हैं वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम्स जो है वो 70S टाइप के होते हैं। ओके, अब बात करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद का एक अपना डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA होता है इसके पास, ठीक है। और ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है अपने खुद के RNA को, ठीक है। और ये RNA जो है इसे राइबोसोम यूज करता है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है ये किसे कंटेन कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA को, और यहीं पर मैट्रिक्स के अंदर ही जो DNA है उससे RNA की फॉर्मेशन होती है, और RNA से प्रोटीन्स की, क्योंकि RNA से प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है, राइबोसोम्स भी जो है यहाँ पर मैट्रिक्स में ही जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में, हमने बहुत चीज़ समझ ली। अब जरा इसके ओरिजिन की बात करते हैं। तो रिप्रोड्यूस कैसे करती है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी, जैसे कि हमने पेरोक्सिसोम में पढ़ा था, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो फिजन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करती है। ओके, रिप्रोडक्शन, सो माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो रिप्रोडक्शन करती है। जैसे कोई बैक्टीरियल सेल जो है डिवाइड करता है सेल डिवीजन करके, सेम
माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है यहाँ पर डिवाइड करती है। यानी कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये फिर से आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन देखिए अब अलग हो चुकी है, राइट। अब उसके बाद लास्ट में ये अब अलग माइटोकॉन्ड्रिया और ये अलग माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये फिजन की प्रोसेस से जो है यहाँ पर रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है, वैसे ही फिजन की प्रोसेस से यहाँ पर जो है हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एक सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दिया जाए तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को जो है स्क्रैच से फिर से दोबारा बनाने का कोई भी उपाय नहीं है, यानी कि इसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता। अगर एक सेल के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दिया आपने तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को स्क्रैच से आप नहीं बना सकते। ओके, उसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे डिस्कस करते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है? तो सबसे पहले इसे प्रपोज किसने किया था? तो इसे प्रपोज किया था लिन मार्गुलिस ने, प्रोपोज्ड बाय लिन मार्गुलिस। इन्होंने जो है इसे सबसे पहले प्रपोज किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ से इवोल्व हुई है? तो ये जो है इवोल्व हुई है यूकैरियोट्स में फ्रॉम एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर पहले माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं थी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जो एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन हुई पर्पल बैक्टीरिया की, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, उसकी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया अब प्रेजेंट है। माना ऐसा जाता है कि जो यूकैरियोट्स थे उनके पास पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसी ऑर्गेनेल नहीं थी जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो परफॉर्म कर सके। तो हुआ क्या कि जो यूकैरियोट्स हैं उन्होंने कुछ प्रोकैरियोट्स को जो है एनगल्फ करा, और ये इस प्रोकैरियोट्स ने फर्दर जाके एज माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोट्स के अंदर रोल प्ले करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसे सब कुछ जो है यूकैरियोट से मिल रहा था, इसे फूड भी यूकैरियोट से मिल रहा था, इसे फिर फर्दर प्रोटीन्स भी मिलने लगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर, बिलियंस ऑफ ईयर, क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, वो जो प्रोकैरियोट जिन्हें एनगल्फ किया गया था, वो अब क्या कर रहे हैं? वो एज माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट है। ओके, इसीलिए इनके पास अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है, इसीलिए इनके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, और इसीलिए अपने खुद के ये प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब इतने साल हो चुके हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब ये सारे प्रोटीन्स जो है उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इन्हें जिन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिन प्रोटीन्स जो है एसेंशियल होते हैं इनके खुद के प्रोड्यूस करने के लिए, उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। अदरवाइज जिन प्रोटीन्स को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से लेकर इनका काम उस टाइम पर चल सकता था, उन प्रोटीन्स को इन्होंने बनाना बंद कर दिया। उस प्रोटीन्स के जो जीन्स हैं वो अब इनके पास, इनके डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को जो है सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एविडेंसेस दैट सपोर्ट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को कौन कौन से जो है एविडेंसेस जो है वो सपोर्ट करते हैं? ओके, तो अब समझते हैं क्या करके। सबसे पहले ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इन्हें दो मेम्ब्रेन सराउंड करती हैं। तो जो दो मेम्ब्रेन सराउंड करती हैं उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन का काम कर रही है, ठीक है। तो इनके पास टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं। इस टू में से जो इनर है वो, उसका स्ट्रक्चर जो है वो किसके साथ काफ़ी वेरी करता है, काफ़ी सिमिलर है, सिमिलर टू बैक्टीरिया। सो ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया के काफ़ी सिमिलर है। एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका यूकैरियोट्स के,
ठीक है। और ऐसा होना पॉसिबल भी है क्योंकि उस टाइम पर जब एनगल्फ किया गया होगा इन बैक्टीरियाज को या फिर इन प्रोकैरियोटिक पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज को, तो उस टाइम पर जो है एंडोसोम की फॉर्मेशन हुई होगी। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है हम उसे कह सकते हैं कि एंडोसोमल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। तो ऐसा माना जाता है अभी कि यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स होने का रीजन ये है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो अच्छी खासी सिमिलरिटी भी शो करती है बैक्टीरिया के साथ। उसके बाद थर्ड एविडेंस, इनके पास इनका खुद का डीएनए होना। फोर्थ एविडेंस इनका खुद का राइबोसोम्स होना। फिफ्थ एविडेंस क्या होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एज बैक्टीरिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनका अप्रोक्सीमेटली उतना ही साइज है जितना कि बैक्टीरिया का साइज होता है। तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर साइज टू बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया के जितना ही हमें इनका साइज देखने को मिलता है। उसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसे इनहिबिट करते हैं हम एंटीबायोटिक से, यानी कि क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, जो ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं उनसे हम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसे हम इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जिससे कि हम बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो हैं या फिर बैक्टीरिया के अंदर होने वाली जो प्रोसेस हैं उन्हें इनहिबिट करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हो जाता है हमारे लिए कि प्रोटीन सिंथेसिस in mitochondria is inhibited by antibiotics। तो इन्हें एंटीबायोटिक्स तो नॉर्मल सी बात है कि एंटीबायोटिक्स तो जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करेंगी। दैट इज वाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के बीच में। तो यहाँ पर हमने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है उसके बारे में समझ लिया, एविडेंसेस के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं हाइड्रोजीनोसोम के बारे में कि ये हाइड्रोजीनोसोम क्या है। हाइड्रोजीनोसोम जो है नाम से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये माइटोकॉन्ड्रिया से जो है रिलेटेड स्ट्रक्चर है। तो कुछ प्रोटिस्ट जो हैं उन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने आप को एनोक्सिक और माइक्रो एरोबिक एनवायरनमेंट में जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसे कुछ प्रोटिस्ट जो हैं कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिल्स जो हैं उन्हें कंटेन करते हैं ताकि वहां पर एटीपी सिंथेसिस कर सके, राइट। तो उस जो स्ट्रक्चर से इन्होंने फॉर्मेशन करी उसे कहा गया, उन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिल्स को कहा गया हाइड्रोजीनोसोम। ठीक है, तो सम प्रोटिस्ट इन्होंने क्या करा, कंटेन अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिल that is involved in synthesis of ATP एंड हाइड्रोजन, और इस ऑर्गेनिल का नाम है हाइड्रोजीनोसोम। अब एक और ऑर्गेनिल की बात हमें करनी है। ठीक है, हाइड्रोजनोसोम्स वैसे साइट किस चीज़ की होती है, साइट ऑफ पायरुवेट फर्मेंटेशन कपल्ड विद एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पायरुवेट का फर्मेंटेशन होता है और साथ ही साथ क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अब बात करते हैं माइटोसोम्स की। हाइड्रोजिनोसोम की तरह ये भी एक छोटा सा पॉइंट है हमारे लिए, माइटोसोम्स। सो माइटोसोम्स के बारे में समझते हैं। माइटोसोम्स क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है। सबसे पहला पॉइंट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर इन्हें देखा गया है। फाउंड इन सम यूनिसेलुलर, सभी के अंदर नहीं, सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, उसके बाद अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो कुछ अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, तो इनके अंदर जो है माइटोसोम हमें देखने को मिलता है। तो जो माइटोसोम है वो क्या यहाँ पर क्या काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो है हाईली रिड्यूस्ड जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है हाईली रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये हाईली रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया है और ये डिटेक्ट करती हैं क्या, इन्हें डिटेक्ट करा गया है सिर्फ एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ठीक है, तो
ये एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के ही अंदर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया हाइड्रोजिनोसोम एंड माइटोसोम के बारे में। अब हमें समझना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है प्रोटीन टारगेटिंग का पार्ट। तो चलिए समझते हैं प्रोटीन टारगेटिंग के पार्ट को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो टारगेटिंग है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स की उसके। तो यहाँ पर जो टारगेटिंग हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, सबसे पहला ही पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पर जो टारगेटिंग हो रही है वो हो रही है साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमें प्रोटीन्स की टारगेटिंग देखनी है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमने जो है डिफरेंट रीजन्स देखे थे। तो जैसे कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देन सेकेंड रीजन था जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस था, सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट। उसके बाद जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड उसके बाद लास्ट में मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट जो है हमें लोकेशंस पर जो है यहाँ पर प्रोटीन की टारगेटिंग को देखना है। ओके, अब ये जो प्रोसेस है, राइट, ये जो प्रोसेस है इसे सिंथेसाइज किसने करा, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं उनको पहुंचने के लिए पहले सिंथेसाइज भी तो करना पड़ेगा। तो प्रोटीन्स का सिंथेसाइज किसने किया है, तो सिंथेसाइज्ड बाय, या फिर कंप्लीट लिख देते प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स। मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स, ऐसे राइबोसोम्स जो कि मेम्ब्रेन पर बाउंडेड नहीं है। जैसे कि मेम्ब्रेन पर किसकी मेम्ब्रेन पर बाउंड होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है। अब यहाँ जो प्रोटीन्स हैं वो फोल्डेड फॉर्म में जा रहे हैं, एंटर करेंगे, या फिर अनफोल्डेड। तो अनफोल्डेड फॉर्म में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं। ओके, उसके बाद ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी जो ट्रांसलोकेशन हो रही है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल हो रही है या फिर उससे पहले हो रही है। तो यहाँ पर जो ट्रांसलोकेशन है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल है। पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, तो यहाँ पर जो ट्रांसलोकेशन है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल है। ओके, अब हमें बात करनी है ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स की, क्योंकि जो प्रोटीन एंटर करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, परोक्सिसोम की, लाइसोसोम्स की, कि जो ट्रांसपोर्ट सिग्नल है उसके ऊपर सारा रोल है कि प्रोटीन के ऊपर कौन सा ट्रांसपोर्ट सिग्नल प्रेजेंट है। तो ट्रांसपोर्ट सिग्नल की एक बार बात कर लेते हैं। ओके, सो ट्रांसपोर्ट सिग्नल जो है वो यहाँ पर हमें दो टाइप के बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो एक होते हैं एन टर्मिनल, ठीक है, एन टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं, और एक होते हैं जो कि इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टर्मिनल पर नहीं होते, ना सीन टर्मिनल पर ना एन टर्मिनल पर, वो इंटरनली प्रेजेंट है पेप्टाइड में। ठीक है, जो एन टर्मिनल वाले ट्रांसपोर्ट सिग्नल है वो क्लीवेबल है, ठीक है, यानी कि जब एंट्री हो जाएगी तो इसे क्लीव करके अलग कर दिया जाएगा। जो इंटरनली प्रेजेंट है वो नॉन क्लीवेबल है, यानी कि एंट्री होने के बाद भी ये प्रोटीन के साथ जो है जुड़ा रहेगा और इसे क्लीव करके अलग नहीं किया जाएगा। अब इस एन टर्मिनल वाले ट्रांसपोर्ट सिग्नल का जो साइज है वो कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 20 अमीनो एसिड्स, और इतना ही साइज जो है इस इंटरनल सिग्नल का है, 20 अमीनो एसिड्स। ओके, अब यहाँ पर हमें कौन कौन से अमीनो एसिड जो है रिच जो है ये एन टर्मिनल वाला जो ट्रांसपोर्ट सिग्नल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमें आर्जिनिन, लाइसिन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कहा गया, तो इसे कहा गया मैट्रिक्स टारगेटिंग सिग्नल। एन टर्मिनल वाले सिग्नल को कहा गया मैट्रिक्स टारगेटिंग सिग्नल। ओके, मैट्रिक्स टारगेटिंग सिग्नल, MTS भी से कह सकते हैं, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं प्री सीक्वेंसेस। प्री सीक्वेंसेस, ओके। अब ये जो प्री सीक्वेंसेस हैं ये प्रोटीन को कहाँ तक, माइटोकॉन्ड्रिया के हमने 4 रीजन देखे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के उन 4 रीजन में कहाँ तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं मैट्रिक्स तक, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, तो मैट्रिक्स तक ले जाने के लिए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक ले जाने के लिए, और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस तक ले जाने के लिए। ठीक है, अगर इनकी बात करें जो इंटरनल सिग्नल है ये कहाँ तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक ये भी लेकर जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक ये भी लेकर जा सकते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन, आउटर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहां तक। तो ये मैट्रिक्स के अंदर स्पेसिफिकली लेकर जा रहे हैं,
और ये आउटर मेम्ब्रेन तक स्पेसिफिकली लेके जा रहे हैं। दोनों ही जो है वो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहां पर और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां तक लेकर जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें समझना हमारे लिए जरूरी था, और अब इससे जो है हमें आगे की प्रोसेस जो है वो ईजिली समझ में आ सकती है। तो एक बार ये जो फिगर है हम इसे अब आगे समझेंगे। इस फिगर को अब हमें समझना है अच्छे से। ओके, तो यहां पर आपको 3 पाथ दिख रहे होंगे, राइट। यहां पर आपको 3 पाथ देखने को मिल रहे हैं, पाथ ए, पाथ बी एंड पाथ सी। ठीक है, अब इससे पहले, इन पाथ्स को समझने से पहले हम कुछ जो नॉर्मल बातें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, उन्हें समझते हैं। तो यहां पर जैसा कि हमें पता है कि इंपोर्ट हो रहा है, प्रोटीन्स जो हैं वो बाहर से वो अंदर एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस तो प्रेजेंट होंगे, जिन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ही जो है वो एंटर कर पाएंगे ऑर्गेनेल के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने के लिए प्रोटीन का कोई ना कोई तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है? जो आउटर मेम्ब्रेन पर जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं टोम। वो कौन से होते हैं? टोम होते हैं वो। टोम, ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, जो कॉम्प्लेक्स इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, उसे कहा गया ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों ही ट्रांसलोकेजेस को जो है कोऑपरेटली जो है काम करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें कोऑपरेट करके साथ में काम करना पड़ेगा ताकि जो प्रोटीन की ट्रांसलोकेशन जो है वो इजीली हो सके एंड जल्दी हो सके। ठीक है, अब जो टोम कॉम्प्लेक्स है उसके पास 7 डिफरेंट सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। टोम कॉम्प्लेक्स जो है इसके पास 7 डिफरेंट सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा टोम 20, टोम 22, ठीक है, टोम 40, ठीक है, और यहाँ पर टोम 70 भी होता है जो यहाँ पर फिगर में विजिबल नहीं है अभी। तो टोम 70 देखिए यहाँ पर है। ठीक है, टोम 70। तो यहाँ पर जो टोम है इसकी 7 डिफरेंट सब यूनिट्स जो है यहाँ पर काम करती हैं। टोम 20, टोम 22 एंड टोम 70 जो है ये रिकॉग्नाइज करते हैं प्रिकर्सर प्रोटीन्स को। ठीक है, इनका काम क्या है? टोम 20, टोम 22 एंड 70, इनका काम होता है रिकॉग्नाइज करना प्रिकर्सर प्रोटीन्स को। ओके, ये प्रिकर्सर प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करेंगी और उन्हें ट्रांसफर कर देंगी कहां पर? सेंट्रल कंपोनेंट के पास। अब सेंट्रल कंपोनेंट यहां पर क्या है? सेंट्रल कंपोनेंट जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर जो सेंट्रल कंपोनेंट है वो है टोम 22। जो यहाँ पर सेंट्रल कंपोनेंट है वो टोम 22 है, या फिर टोम 40 जो है वो दोनों के अंदर सेंट्रल कंपोनेंट का काम करेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टोम 40 जो है यहाँ पर चैनल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेंट्रल कंपोनेंट का ये काम करता है। इसके अलावा 3 स्मॉल जो है टोम प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था कि 7 सब यूनिट्स है, तो 3 स्मॉल टोम प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है जो यहाँ पर फिगर में विजिबल नहीं है। 5, 6 एंड 7 ये जो है असेंबल करवाने के लिए, असेंबली बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये असेंबली बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसके डायनेमिक जो है स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, टोम कॉम्प्लेक्स के डायनेमिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं टिम प्रोटीन्स की, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, इनके नाम से पता लग रहा है। तो टिम की बात करते हैं। टिम जो है यहां पर हमें 2 टिम कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, एक टिम 23 कॉम्प्लेक्स और एक टिम 22 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक हमें देखने को मिलता है टिम 23 और एक देखने को मिलता है टिम 22। ऐसा क्यों? सो टिम 23 अलग काम करता है, टिम 22 का काम कुछ अलग है, तो वो हम समझ लेंगे कि इन दोनों का काम अलग क्यों है। ठीक है, टिम 23 जो है इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने के लिए 3 एसेंशियल इनर मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन्स काम करते हैं। मैं टिम 23 की बात कर रहा हूं। टिम 23 जो है उसे फॉर्मेशन के लिए कुछ एसेंशियल इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स काम करते हैं, जिनमें से टिम 50। ठीक है, टिम 50 जो है ये रिसेप्टर का फंक्शन करता है इनर मेम्ब्रेन, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसके अंदर। टिम 23 जो कि चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन है यहाँ पर, एंड टिम 17, देखिए यहाँ पर टिम 23 के साथ हमेशा टिम 17 लिखा गया है ना, तो इसीलिए लिखा है टिम 17, जो कि मोटर रिक्रूटमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं टिम 22 जो कॉम्प्लेक्स है, टिम 22 अब इसकी बात हो रही है, इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। टिम 22 कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जैसे कि टिम 18, टिम 22 एंड टिम 54 को। ठीक है, टिम 54 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये किसको कंटेन करता है? टिम 18 को, टिम 22 को एंड टिम 54 को। हम कंप्लीट टिम 22 कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे यहाँ पर।
आप कंफ्यूज मत होइएगा कि टीम 22 का नाम 2 बार लिया गया है। टीम 22 कॉम्प्लेक्स जो है वो कंटेन करता है 18 को, 22 को और 54 को, राइट। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंसेस की, ठीक है। तो हमने सिग्नल सीक्वेंसेस की बात कर ली है कि एक होता है मैट्रिक्स टारगेटिंग सिग्नल सीक्वेंस होता है, जो कि मैट्रिक्स में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में और इनर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर जो है प्रोटीन्स की टारगेटिंग करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम प्री सीक्वेंस भी कहते हैं। एक होता है नॉन क्लीवेबल होता है, जिसे हम इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस कहते हैं, या आउटर मेम्ब्रेन पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक जो है ये प्रोटीन्स को पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं पूरी प्रोसेस की फंक्शनिंग किस तरीके से हो रही है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आप पाथ ए में जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस वाले प्रोटीन्स को, ठीक है, जिन्हें मैं फिर से बता देता हूँ, मैट्रिक्स तक जाना है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक जाना है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक जाना है। यहाँ पर पाथ सी के अंदर हम इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस वाले जो है प्रोटीन्स उन्हें देखेंगे, जिन्हें कहाँ पर जाना है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक जाना है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस तक जाना है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पाथ ए के अंदर क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस को टॉम 20 जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा। टॉम 20 इसे रिकॉग्नाइज करने के बाद टॉम 22 को जो है इसे ट्रांसफर कर देगा। टॉम 22 को पास ट्रांसफर होने के बाद जो टॉम 40 है यहाँ पर चैनल फॉर्मिंग जो प्रोटीन है, वो इसे एंट्री करने देगा, चैनल की फॉर्मेशन कर देगा और ये अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो अब ये कहाँ पहुंच गया, अब ये फर्दर पहुंच गया टिम, जो टिम प्रोटीन्स है उनके पास। अब ये टॉम के पास था, टॉम ट्रांसलोकेज के पास था, अभी टिम के पास है, इसलिए मैं कहना कह रहा था कि इन्हें जो है कोऑपरेटिवली जो है काम करना पड़ेगा, टिम एंड टॉम ट्रांसलोकेसेस को कोऑपरेटिवली जो है यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको ये HSC 70 दिख रहा है, राइट। HSC 70 यहाँ पर दिखाया गया है, जो HSC 70, तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये है प्री सीक्वेंस ट्रांसलोकेज एसोसिएटेड मोटर, प्री सीक्वेंस ट्रांसलोकेज एसोसिएटेड मोटर। ये यहां पर क्या करेगा, ये इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पुल करने का काम करेगा, ठीक है। ये क्या काम करेगा, ये एक चैपरोन है और ये चैपरोन क्या कर रहा है, इसको जो है मिसफोल्डेड फॉर्म के अंदर ही, अनफोल्डेड फॉर्म के अंदर ही जो है अंदर जो है खींचने का काम करेगा। जब ये कंप्लीटली अंदर आ जाएगा तो इसकी एंड टर्मिनल पर जो सीक्वेंस था उसे हमने कहा था कि वो कैसा सीक्वेंस है, वो एक क्लीवेबल सीक्वेंस है, राइट। तो उस क्लीवेबल सीक्वेंस को कट करने के लिए यहां पर MPP प्रेजेंट होगा, MPP, MPP। ये MPP क्या करेगा, MPP है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज। तो ये क्या करेगा, उस 20 अमीनो एसिड्स के जो हमारा सॉर्टिंग सिग्नल था उसे कट कर देगा और यहाँ पर जो प्रोटीन है अब वो कहाँ पहुंच जाएगा, अब ये पहुंच गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के भी अंदर, यानी कि मैट्रिक्स में पहुंच गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोटीन जो है वो पहुंच गया, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ से ये मूव कर जाए इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, अगर ये मैट्रिक्स का होगा तो ये मैट्रिक्स में रह जाएगा, अगर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का होगा तो ये मेम्ब्रेन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। अब हमने पाथ ए समझ लिया अच्छे से, अब पाथ बी की बात कर लेते हैं एक बार बीच में। पाथ बी क्या है, पाथ बी में आपको दिखा रहा है यहाँ पर ओक्सा 1 टारगेटिंग सीक्वेंस। तो यहाँ पर ओक्सा कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ओक्सा कॉम्प्लेक्स, ओक्सा कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर बात हो रही है, पाथ बी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो ओक्सा कॉम्प्लेक्स क्या करने के रिस्पॉन्सिबल है, ये मीडिएट करता है उन प्रोटीन्स का इंसर्शन जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के ही 78 राइबोसोम्स ने बनाया है, राइट। ये पाथ बी के अंदर उन प्रोटीन्स का आपको इंसर्शन देखने को मिलता है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया के ही 78 राइबोसोम्स ने ही बनाया है, ठीक है। तो उन प्रोटीन्स का यहाँ पर आपको कंप्लीट इंसर्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ओक्सा कॉम्प्लेक्स जो है बस उसका यही काम था। तो यहाँ पर ये जो पाथ बी है वो हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर टॉम 40 जो है वो चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन है, यहाँ पर टिम 23 जो है वो चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन है। यहाँ पर ये देखो एंट्री अंदर हो गई, तो यहाँ पर ये HSC 70 ने जो है इसको क्लीव कर दिया, अगर क्लीवेबल सीक्वेंस हुआ तो इस पर, ठीक है। यहाँ पर ये पहुँच गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब बात करते हैं पार्ट सी की, या फिर पाथ सी की। पाथ सी क्या कर रहा है, पाथ सी जो है ये कंटेन कर रहा है इंटरनल सिग्नल को। ये किसे कर रहा है, इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस को, इंटरनल सिग्नल को, जो कि एंड टर्मिनल पर होता है और नॉन क्लीवेबल होता है। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए टॉम 70 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। टॉम 70 जो है इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस वाला प्रोटीन आया है,
ये क्या करेगा, टॉम 40 को बताएगा, चैनल की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर ये प्रोटीन जो है अब अंदर एंटर कर लेगा। अब ये प्रोटीन कहाँ पर है, ये प्रोटीन प्रेजेंट है इस टाइम पर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। अभी ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि यहाँ पर प्रेजेंट है स्मॉल टिम। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्मॉल, एक सेकंड में अलग कलर से जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट है स्मॉल टिम, स्मॉल टिम यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये स्मॉल टिम क्या है, ये जो टिम 9 और 10 दिख रहा है आपको, ये ही स्मॉल टिम है, ठीक है। जो टिम 9 और 10 है ये ही हमारा स्मॉल टिम होता है। तो ये क्या होता है यहाँ पर, स्मॉल टिम क्या करेगा, स्मॉल टिम इस अंदर आए हुए इंटरनल सिग्नल कैरिंग प्रोटीन को टिम 22 के पास ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो है अब इसे टिम 22 के पास ट्रांसफर कर देगा। टिम 22 के पास जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि टिम 22 जो है वो इसे मेम्ब्रेन के पास भेज देगा। देखिए यहाँ पर कोई अंदर एंट्री नहीं हुई है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मैट्रिक्स के अंदर तो किसी भी टाइप की एंट्री नहीं हुई, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर तो एंट्री करवाने के लिए जो पाथ ए वाले प्रोटीन्स थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर मैट्रिक्स के अंदर देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है एमपीपी प्रेजेंट है, उसने कट करा है, जैसे 70% है। तो यहाँ पर पाथ सी के अंदर तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। तो टिम 22 क्या करेगा, इसको टिम 22 यहाँ से इसको डायरेक्टली जो है मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और मेम्ब्रेन कौन सी होगी, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये देखिए यहाँ से इसे डायरेक्टली जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर कर देगा। स्मॉल टिम जो है इसे यहाँ से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से टिम 22 तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे क्या समझना है, आगे समझना है कि यहाँ पर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए भी तो ये पाथ सी ही रिस्पॉन्सिबल था। इंटरनल सिग्नल जो है वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक भी तो लेके जा रहा था। तो यहाँ पर सैम प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, सैम। और ये स्मॉल टिम जो है या तो टिम 22 के पास भेजेगा प्रोटीन को या फिर सैम के पास भेजेगा। और ये स्मॉल टिम डिसाइड करेगा कि ये प्रोटीन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का है या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का है, क्योंकि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में तो ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। यहां से इसे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ भेजना है या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ भेजना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पर, स्मॉल टिम। स्मॉल टिम जब इसे बाहर भेज देगा, जैसे कि हमने यहाँ पर सैम लिखा है तो सैम के पास भेज देगा, तो सैम जो है इसे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का प्रोटीन जो है इसे मेम्ब्रेन के अंदर बना देगा। फॉर एग्जांपल जैसे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हमने कौन सा प्रोटीन अभी समझा थोड़ी देर पहले, जैसे कि पोरिन प्रोटीन्स या फिर बीटा बैरल प्रोटीन्स जो हैं वो जो है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, तो वहां पर उनको जो है ऐसे ही आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है मेन जो आपको प्रोसेस देखने को मिलती है। एंड सैम की जो फुल फॉर्म है, स्मैम की जो फुल फॉर्म है वो है सॉर्टिंग एंड असेंबली मशीनरी, सॉर्टिंग एंड असेंबली मशीनरी, ओके। तो यहां पर अब आप समझ सकते होंगे कि ये पूरी प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब प्रोटीन टारगेटिंग होती है। तो यहाँ पर हमें तीन जो है पाथ देखने को मिलते हैं, पाथ ए, पाथ बी एंड पाथ सी। पाथ ए के अंदर जो मैट्रिक्स है वहां तक प्रोटीन कैसे पहुंचाया जाए, इनर मेम्ब्रेन है वहां तक प्रोटीन कैसे पहुंचाया जाए, राइट। और जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ तक तो प्रोटीन ऑलरेडी पहुंच ही जाता है जब उसकी एंट्री होती है चैनल प्रोटीन से। ऐसे ही ओक्सा के बारे में हमने समझ लिया। ओक्सा कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये उन प्रोटीन्स की जो है इंसर्शन करवाता है जो प्रोटीन्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया के 70S राइबोसोम ने जो है जिनकी सिंथेसाइज करा है, राइट। एंड यहाँ पर पाथ सी में हमने समझा इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस के बारे में। ये जो है ये सीक्वेंस जो कैरी करेंगे वो एंटर पहले कैसे बात करेंगे, वो पहले टॉम 70 के पास जाएंगे, फिर टॉम 40 के थ्रू वो एंटर करेंगे, उसके बाद स्मॉल टिम के पास जाएंगे। स्मॉल टिम के पास टिम 9/10 होगा या तो स्मॉल टिम, या फिर होगा 8/13, ठीक है। तो टिम 8/13 भी जो है स्मॉल टिम होता है और 9/10 भी जो है स्मॉल टिम होता है, ठीक है। ये जो है स्मॉल टिम प्रोटीन्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। नॉर्मली 9 और 10 एक साथ प्रेजेंट होते हैं एंड 8 और 13 एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो है हेक्सामेरिक फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस फॉर्म में, स्मॉल टिम जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हेक्सामेरिक। ये हेक्सामेरिक फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर में जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई थिंक अब हमने कंप्लीटली समझ लिया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है, हमें किस तरीके से जो है इसके अंदर प्रोटीन की जो है टारगेटिंग देखने को मिलती है। माइटोसोम्स के बारे में हमने समझा, हाइड्रोजनोसोम के बारे में हमने समझ लिया, राइट। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में हमने समझा।
रिप्रोडक्शन फ्यूजन की प्रोसेस से होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हमने काफ़ी चीज़ें जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ ली हैं। सो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।